friends, welcome to my YouTube channel and I hope you watched my recent video which is on the citizenship part 1 and in this video we'll discuss about the part 2 of the citizenship. So इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पे। रिसेंट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में वो डिस्कशन किए थे हमने, जो प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके साथ साथ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे सिटीजनशिप का वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वो पिछले वीडियो में हमने जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे उनके ऊपर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम जो सिटीजनशिप एक्ट पास की गई थी हमारे पार्लियामेंट के थ्रू इन द ईयर 1955, जो कि काफ़ी बार अमेंड हो चुकी है, वो एक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए, ये जो एक्ट पास की गई थी पार्लियामेंट के थ्रू, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। यानी हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ लॉस कैसे होगी हमारी सिटीजनशिप, ये सब चीज़ें दी गई। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसे काफ़ी बार यहाँ पे अमेंड किया गया है। जैसे कि देखिए, 1957 में अमेंड किया है, 1960 में अमेंड किया है, 1985 में अमेंड किया है, 1986 में अमेंड किया है, 1992 में अमेंड किया है। उसके साथ साथ 2003, 2005 और 2015 ऐसे 8 बार 8 टाइम्स इसको अमेंड किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल भी रखा गया है अमेंडमेंट का। ओके, तो सबसे पहले हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। तो एक्विजिशन यानी हमको किस तरह से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, सिटीजनशिप जो एक्वायर की जाती है वो देखिए बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीके से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। इन 5 तरीके जितने भी ये है यहाँ पे वेज है ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बाय बर्थ देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, बाय बर्थ में ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में बॉर्न होता है, अब इसमें भी आप डेट याद रखिएगा, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद किसी का बर्थ होता है, बट जुलाई 1 1987, ये 2 डेट आप याद रखिएगा। यानी 26 जनवरी 1950 से लेके तो 1 जुलाई 1987 तक किसी का अगर बर्थ होता है तो उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी देखे बिना ही उसको यहाँ का सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये बाय बर्थ में है। उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि कोई इंसान का, कोई भी पर्सन का अगर बर्थ 1 जुलाई 1987, ओके, 1 जुलाई 1987 को या फिर उस डेट के बाद अगर होता है तो उसको अगर सिटीजनशिप बनाना है तो उसको, उसमें कुछ कंडीशंस है। तो वो तभी सिटीजन बनेगा जब उसके बर्थ के टाइम पे उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक यहाँ का इंडिया का सिटीजन हो। ठीक है, पहले इसमें डायरेक्टली दी जाएगी, फिर 1 जुलाई 1987 के बाद उसके पेरेंट्स में से किसी एक को सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। उसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट ये लिखा गया है कि अगर वो इंसान या वो पर्सन 3 दिसंबर 2004 को या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसका बॉर्न होता है इंडिया में, तो उसको सिटीजनशिप तभी दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, पहले दोनों में से एक पेरेंट्स के बारे में कहा गया था, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स उसके सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए और जो दूसरा है वो माइग्रेंट रहना चाहिए इंडिया में, पर इलीगल माइग्रेंट नहीं रहना चाहिए। ही और शी शुड बी लीगल माइग्रेंट। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो इंडिया में पोस्टिंग होती है जिनकी, तो ये लोगों के अगर यहाँ पे चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी।
उसके साथ साथ एनिमी एलियंस, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एनिमी एलियंस कौन होते हैं। तो एनिमी एलियंस जिनके साथ हम वॉर में हैं, ऐसे कंट्री के बिलोंग करने वाले लोग, उनको यहाँ के सिटीजन, उनके बच्चों को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी जाएंगी अगर वो यहाँ पे बॉर्न होते हैं तो उनके बच्चे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाय बर्थ। देखिए जो नेक्स्ट वे है ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप इज बाय डिसेंट। तो हम बाय डिसेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बाय डिसेंट में सबसे पहले देखिए वो इंसान बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया। ओके, कोई भी पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, डेट याद रखिएगा, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, यानी कहाँ से कहाँ तक, 26 जनवरी 1950 से लेके तो 10 दिसंबर 1992 तक किसी का अगर यहाँ बॉर्न होता है इंडिया के बाहर, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा बाय डिसेंट। बट उसके फादर जो होते हैं, उसके जो पिता होते हैं, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दैट पर्सन। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ देखिए ये चीज तो थी कि 10 दिसंबर के पहले और 26 जनवरी के बाद या 26 जनवरी को। पर अब हम बात करते हैं 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर किसी का बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो इंसान इंडिया का सिटीजन कहलाएगा अगर उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन था तो उसके बर्थ के टाइम पे। ओके, तो देखिए पहले इसमें ये दिया गया था कि उसके फादर होने चाहिए, सेकंड इसमें दिया गया था कि मदर या फादर में से कोई भी एक होना चाहिए इंडिया का सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ दैट पर्सन। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई किसी का बर्थ होता है, कोई बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया, देखिए 3 दिसंबर 2004 डेट याद रखिएगा फिर से आप, ये डेट पे या ये डेट के बाद किसी का बर्थ होता है इंडिया के बाहर, तो वो भी इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन तभी कहलाएगा जब उसका जो बर्थ है ये रजिस्टर्ड किया जाएगा इंडिया के कंसुलेट में जाके। इंडिया के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे काम करते हैं, जो डिप्लोमा, वहाँ पे हमको इसका जो बर्थ है ये रजिस्टर्ड करना होगा विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। जो टाइम पे बर्थ हुआ उसके 1 साल के भीतर हमें उसके बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वो यहाँ का सिटीजन कहलाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, अगर हम 1 साल के भीतर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि सिटीजनशिप देना है कि नहीं। तो ये जो बात थी ये 3 दिसंबर 2004 के बाद की बात है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, एक एप्लीकेशन दी जा सकती है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है किसी के बर्थ का, माइनर चाइल्ड है, अगर इंडियन कंसुलेट में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो अंडरटेकिंग है ये राइटिंग में ली जाएगी उसके पेरेंट्स से, और ये जो माइनर चाइल्ड है ये किसी और कंट्री का पासपोर्ट यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, वो जो माइनर चाइल्ड है जिसका रजिस्ट्रेशन हमने किया है इंडियन कंसुलेट में, वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाय डिसेंट। हम बाय रजिस्ट्रेशन कोई सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है ये देखते हैं। तो ये जो बाय रजिस्ट्रेशन है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एप्लीकेशन देगा अपने खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय एप्लीकेशन उसको सिटीजन ऑफ इंडिया बना सकता है, तो ये बाय रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। पर इसके लिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया तभी खुद को रजिस्टर कर सकता है जब वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है। ही शुड बी लीगल माइग्रेंट। उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ऐसे जो लोग रहेंगे इनके लिए कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है बाय रजिस्ट्रेशन में। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो ये कहता है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी वो पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का है, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है 7 साल से। जो उसने देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये एप्लीकेशन देने के 7 साल पहले से वो इंसान इंडिया में ही रिसाइडिंग होना चाहिए, इंडिया में ही रहा हुआ होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ये कहती है कि ऐसे लोग, ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है वो इंडिया के बाहर रह रहा है, पूरे अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर। अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर यानी जो पार्टीशन के पहले जितना भी इंडिया का पार्ट था उसके बाहर वो इंसान रह रहा है, तो वो आएगा नेक्स्ट कैटेगरी में, तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके बाद देखिए थर्ड जो है कैटेगरी वो ये कहता है कि कोई पर्सन अगर शादी करता है, मैरिज करता है कोई सिटीजन ऑफ इंडिया से, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना इंडिया में 7 साल से, ओके, यानी देखिए उसके शादी के बाद वो एप्लीकेशन देगा तभी जब वो 7 साल से शादी के बाद इंडिया में रह रहा है, ओके। तो ये था थर्ड कैटेगरी। अब फोर्थ कैटेगरी ये कहते हैं कि जो माइनर चिल्ड्रन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी बाय बर्थ यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ऐसे पर्सन जो फुल एज में है, यानी वो माइनर नहीं है, मेजर है, उसके साथ साथ कैपेसिटी में है, यानी वो अनसाउंड माइंड के नहीं है, तो ऐसे लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ये कहता है कि ऐसे पर्सन जो फुल एज में है, कैपेसिटी में है, वो या फिर उनके पेरेंट्स वो सिटीजन ऑफ, यानी देखिए वो पहले सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, तो ऐसे लोग भी यहाँ ये बाय रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे लोग जो खुद या फिर जिनके पेरेंट्स पहले सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो ये रिसाइड करना चाहिए इंडिया में 1 साल से, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके 1 साल पहले से वो इंडिया में ही रहे हुए होना चाहिए। उसके साथ देखिए नेक्स्ट कैटेगरी ये कहती, ऐसे लोगों के बारे में बात करती है, पर्सन जो फुल एज और कैपेसिटी में है, जिन्होंने खुद को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक अलग कैटेगरी है, उसमें भी कुछ लोग रजिस्टर्ड रहते हैं, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाते। तो ऐसे लोग जो बाहर के हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये लोगों ने खुद को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 5 साल से, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो 5 साल से होने के साथ साथ इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से उन्होंने एप्लीकेशन दी है खुद के रजिस्ट्रेशन की एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके 1 साल पहले से वो यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। यानी देखिए इसमें 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि वो 5 साल उनको कंप्लीट, 5 साल से वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना, उसके साथ साथ वो इंडिया में 1 साल से रहे हुए भी होना चाहिए उनके एप्लीकेशन के पहले। सो दिस इज अबाउट बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए जो नेक्स्ट वे है, फोर्थ वे है ऑफ एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप इज बाय नेचुरलाइजेशन। तो बाय नेचुरलाइजेशन में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन पे किसी को भी सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है, किसी भी पर्सन को बाय नेचुरलाइजेशन वाला। तो इसके लिए बट वो इंसान इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास ये जो हम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो देखिए जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो ऐसे कंट्री का सिटीजन या सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जहां इंडियंस को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम एक्वायरिंग द सिटीजन, फ्रॉम बिकमिंग द सिटीजन और द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। यानी ऐसे कंट्री का नहीं होना चाहिए वो इंसान या सब्जेक्ट या सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को ही प्रिवेंट किया गया है वहाँ का सिटीजन बनने से, बाय नेचुरलाइजेशन उस कंट्री का सिटीजन बनने से, तो हम भी उसको यहाँ का सिटीजन नहीं बनाएंगे। तो ये था पहला क्वालिफिकेशन। सेकेंड क्वालिफिकेशन ये कहता है कि जैसे वो अगर वो किसी और कंट्री का सिटीजन है तो उसे वो सिटीजनशिप छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड जो है क्वालिफिकेशन वो ये कहता है कि वो इंसान इंडिया में रहना चाहिए या फिर वो गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए इंडिया के 12 मंथ्स से, ठीक है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। वो जो एप्लीकेशन देगा उसके बिफोर द डेट ऑफ दैट एप्लीकेशन वो 12 महीने से इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। यानी देखिए वो अभी आज अगर एप्लीकेशन दे रहा है तो 1 साल से, आज से लेके 1 साल पहले से वो यहाँ पे ही रह रहा है इंडिया में या इंडिया के गवर्नमेंट के सर्विस में है, ये
होना चाहिए। ये एक क्वालिफिकेशन है जो कि थर्ड क्वालिफिकेशन है। फोर्थ क्वालिफिकेशन ये कहता है कि देखिए अब देखिए 14 साल का टाइम देखा जाएगा, ठीक है, उसके पहले का जो 12 मंथ जो हम कह रहे हैं कि 12 महीने पहले से यहाँ रहना चाहिए, उसके पहले का 14 ईयर्स का टाइम देखा जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में रहा हुआ है या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है 12 मंथ से। तो इसके लिए जो ये 14 साल, उसके पहले के जो 14 साल है उसमें से वो इंसान एटलीस्ट 11 साल तो भी इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। यानी देखिए जो 14 साल उसके पहले के हम देख रहे हैं उसमें 11 साल से कम नहीं रहना चाहिए उसने इंडिया में, ठीक है, 11 साल या 11 साल से ज़्यादा वो इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए वो 14 साल के पीरियड में। ओके, तो ये था फोर्थ क्वालिफिकेशन। अब देखिए फिफ्थ क्वालिफिकेशन ये कहता है कि ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर का रहना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए आर्टिकल जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है वो ये कहता है कि उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का, किसी भी एक लैंग्वेज का या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस दी है उसके बारे में। ये लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में दी है जब हम शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन और लास्ट क्वालिफिकेशन ये कहता है कि ऐसा इंसान जिसको, ऐसा पर्सन जिसको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है नेचुरलाइजेशन का, उसको दिया जा रहा है, वो इंसान इंटेंट्स टू रिसाइड इन इंडिया, यानी उसका इरादा होना चाहिए इंडिया में रिसाइड करने का, या फिर सर्विसेज में आने का गवर्नमेंट के, या फिर सर्विसेज में अगर वो है तो सर्विसेज में कंटिन्यू करने का उसका इरादा होना चाहिए। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वो मेंबर बनने का उसका इरादा है, या फिर सोसाइटी में या कंपनी या किसी बॉडी में जो इंडिया में एस्टेब्लिश की गई है, ऐसे इसका वो रहना चाहिए, ठीक है, इसमें उसने कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें वो रहना चाहिए, ठीक है। तो उसका ये इरादा होना चाहिए, उसका इरादा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इंडिया का सिटीजन लेना है, यही ये क्वालिफिकेशन कहता है जो लास्ट क्वालिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो लास्ट है अभी, जो सबसे आखिरी यहाँ पे जो ये दिया गया है, वे दिया गया है ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, जो लास्ट वे है, फिफ्थ वे है, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी देखिए अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट वहाँ के उस टेरिटरी के लोगों को इंडिया का सिटीजन्स बना देगी, ठीक है। फॉरेन टेरिटरी इंडिया में आ गई, वो टेरिटरी के जितने लोग थे वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, पर ये जो पर्सन्स है ये इंडिया के सिटीजन्स बनेंगे, ये कब बनेंगे ये सब डेट दी जाएगी, नोटिफाइड किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिया गया है कि पौंडीचेरी जब इंडिया का पार्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर जो 1962 में ये किए थे, इशू किए थे, तो अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, तो तब ये लोग 1962 में यहाँ के ये सिटीजन्स बन गए थे। तो इस तरह से एक डेट नोटिफाई की जाएगी और तब से ये फॉरेन टेरिटरी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई है वहाँ के लोग इंडिया के सिटीजन्स बना दिए जाएंगे। ओके, तो ये लास्ट तरीका था बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो दिस इज अबाउट द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है, तो अभी हम देखेंगे कि सिटीजनशिप किस तरह से जाती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखेंगे अंडर एक्ट, विच एक्ट अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो देखिए जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें देखिए 3 वेज दिए गए हैं जिससे ये सिटीजनशिप हमारी जा सकती है। तो एक है रिनंसिएशन, एक है टर्मिनेशन और एक है डेप्रिवेशन। ये तीनों वेज को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है बाय रिनंसिएशन। तो देखिए बाय रिनंसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो फुल एज में है, फुल कैपेसिटी में है, यानी वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, उसके साथ साथ माइनर नहीं है, तो वो इंसान डिक्लेरेशन दे सकता है सिटीजनशिप छोड़ने के बारे में, रिनाउंस करने के बारे में। तो ये ऐसे रजिस्ट्रेशन में, डिक्लेरेशन के बाद वो इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। पर इसमें एक कंडीशन ये है कि ये डिक्लेरेशन अगर वॉर के टाइम पे दिया गया है, ठीक है, तो उस वक्त उसको यहाँ पे विथेल्ड करके रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन जो रिनाउंस करने का है सिटीजनशिप
वो देखिए यहाँ पे वॉर के और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो सिटीजन अगर सिटीजनशिप कोई छोड़ रहा है इंडिया की, तो हो सकता है कि कुछ उसके इंटेंशन खराब हो, इसीलिए यहाँ पे विथहेल्ड करके रखना ज़रूरी होता है। तो ये था रिनाउंसिएशन का पहला पॉइंट। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, अगर कोई पर्सन रिनाउंस करता है इंडिया की सिटीजनशिप, तो उसके जितने भी माइनर चाइल्ड होते हैं उस पर्सन के, वो भी इंडिया के सिटीजनशिप लॉस कर जाते हैं, वो भी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है उनकी भी। पर जब ये चाइल्ड एक अपनी एज में आ जाते हैं, जब वे मेजर बन जाते हैं, इसका मतलब वो 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो वो अपने इंडिया की सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सो दिस इज अबाउट बाय रिनाउंसिएशन, लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनाउंसिएशन। जो नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट वे है ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज बाय टर्मिनेशन। अब देखिए इंडिया का सिटीजनशिप, अगर इंडिया का सिटीजन है वो वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, यानी देखिए इसमें वॉलंटरीली यानी कॉन्शियसली, या फिर उसको पता है ऐसा करना है, वो खुद से ले रहा है, ठीक है, उसको जबरदस्ती नहीं, खुद से ले रहा है कोई अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की, ये टर्मिनेट हो जाती है, ये खत्म हो जाएगी। ये हमको याद रखना है। और सेम चीज कंडीशन यहाँ पे यही है कि वॉर के टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अप्लाई नहीं होगी, ये चीज वॉर के टाइम अप्लाई नहीं होगी। अब जो थर्ड और लास्ट तरीका है, लास्ट वे है ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप इज बाय डेप्रिवेशन। देखिए बाय डेप्रिवेशन में यहाँ पे देखिए कंपलसरी है, कंपलसरीली टर्मिनेट हो जाती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये टर्मिनेट होना ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपलसरीली इसको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा अगर वो किसी सिटीजन ने अपनी जो सिटीजनशिप है वो बाय फ्रॉड एक्वायर की है, ठीक है, कुछ फ्रॉड किया और सिटीजनशिप एक्वायर की, तो कंपलसरीली उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट करना पड़ेगा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए सिटीजन जो है, अगर कोई सिटीजन डिसलॉयल्टी यानी कुछ गलती कर देता है, यानी लॉयल नहीं होता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, तो वो इंसान की भी सिटीजनशिप यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ेगा कंपलसरीली। अगर वो डिसलॉयल्टी दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपलसरीली उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर देगा। उसके साथ साथ देखिए कोई इंसान अनलॉफुली यानी लॉफुली नहीं, कुछ गलत तरीके से ट्रेड कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है एनिमी से, जब हम वॉर, अब हम किसी कंट्री के साथ वॉर में और कोई इंसान हमारे यहाँ का सिटीजन वो कंट्री के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या फिर अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, देखिए इलीगली, तो यहाँ पे उसकी सिटीजनशिप कंपलसरीली टर्मिनेट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ देखिए चौथी चीज़ ये दी गई है कि वो सिटीजन अगर देखिए 5 साल से, ठीक है, 5 साल के अंदर वो सिटीजन जो है, जैसा कोई आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन कोई सिटीजन बना हुआ है और वो 5 साल के अंदर उसको किसी बाहर के कंट्री या फिर किसी भी कंट्री में अगर उसको इम्प्रिजन किया जाता है 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, तो उसकी सिटीजनशिप हमको कंपलसरीली टर्मिनेट करना होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए उसको रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन से जो 5 साल है उसके भीतर, ठीक है, 2 साल तक किसी भी कंट्री में उसको जेल हो जाती है, इम्प्रिजन किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो लास्ट है ये डेप्रिवेशन में, वो ये दिया गया है कि वो सिटीजन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट यानी इंडिया के बाहर ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर आप किसी कंट्री में, अगर इंडिया छोड़ के किसी बाहर के कंट्री में रहते हो तो 7 साल के भीतर लौट जाइएगा या फिर आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे टर्मिनेट, कंपलसरीली टर्मिनेट कर दी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई सिटीजन है इंडिया का, वो बाहर रिसाइड कर रहा है, इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहा है 7 साल से कंटिन्यूसली, यानी वो लौटा ही नहीं है, तो उसकी सिटीजनशिप यहाँ पे टर्मिनेट कर दी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। उसके साथ साथ दिस इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। उसके पहले जो हमने फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।